हेलो एवरीवन, वेलकम टारगेट सिविल सर्विसेज। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 18। इससे पहले क्या 17 टेस्ट हम लोग लगा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अलग से जाकर वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। साथ में अलग से आपकी प्ले लिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मेन आपके पोस्ट है SDM एवं तहसीलदार के लिए UPSS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020, वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर संबंध है। पहला है भूकंप से, दूसरा ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट ऑप्शन बताना फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप नोट भी करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चौथा नहीं होगा। अब आइए समझते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। ओके, यानी विश्व के सबसे अधिक 2/3 ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पे ध्यान देना। साथ में इसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट इरेबस से लेकर प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर विस्तृत है। ठीक है, विश्व के टॉप ज्वालामुखी में आपकी चिली, एकांकागुआ, मैक्सिको, कैटपेटल, जापान, फ्यूजियामा, फिलीपींस, म्यान। ठीक है, इस पेटी के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो बातें, यानी 2/3 से अधिक ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रिंग ऑफ फायर कहाँ पे, आपके प्रशांत महासागर क्षेत्र में। ओके फ्रेंड, क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़, गोंडवाना तंत्र, कुड़प्पा तंत्र, विंध्य तंत्र। चलिए, अब यहाँ पे भारत की कोयला यानी डिपॉजिट की बात हो रही है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गोंडवाना। चलिए अब आइए इसको समझते हैं। भारत के कोयला भंडार का 98% यानी गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्य में फैला है। साथ ही गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः विटुमिनस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विटुमिनस प्रकार का होता है कौन सा? गोंडवाना क्षेत्र का कोयला। ठीक है, इसका सबसे अधिक क्या 98% पाया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही है? ठीक है, एस्किमो केन्या, मसाई न्यूजीलैंड, माओरी भारत, बुशमैन बोत्सवाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जनजाति का नाम दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे देश है। चलिए बताइए, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके PCS एग्जाम में पूछे जाएंगे। UPSC मैटर पे आपका एग्जाम शुरू हो चुका है। चलिए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बुशमैन बोत्सवाना। ये क्या है? ये सुमेलित यानी सही है। अब आइए समझते इसको। चलिए यहाँ पे देखिए, बुशमैन आपके बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा में, किर्गिज मध्य एशिया में, सेमान मलेशिया में, माओरी न्यूजीलैंड में, पिग्मीज कांगो बेसिन में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट भी करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? कैमरून से, कोस्टारिका से, केन्या से, वेनेजुएला से। चलिए 5 सेकंड का टाइम आपके पास। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी केन्या से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ओके, अब आइए समझते इसको। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी यानी इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। क्लियर? विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये रेखा केन्या, इंडोनेशिया तथा कोलंबिया से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और ये शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी केन्या, इंडोनेशिया और कोलंबिया, ये 3 देश का नाम याद रख कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। चलिए अब यहाँ पे सोचिए और इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। कौन सा? सरकारी आयोग। आइए अब इसको समझते हैं। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इसने 1987 में रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। यहाँ पे बात क्लियर, किसकी अध्यक्षता में? तो आप ये नाम याद रखिएगा, रणजीत सिंह सरकारिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? चलिए अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ठीक है अनुच्छेद 111। अब आइए इसको हम समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि नंबर 1 वो विधेयक पर अनुमति देता है, नंबर 2 वो अनुमति रोक लेता है, साथ में नंबर 3 यदि वह धन विधेयक नहीं है तो अपने सुझाव के साथ या उसके बिना सदनों को उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहता। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपवाद है, यानी यदि वह धन विधेयक ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। कारण आर, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और सोचिए इसका आंसर दीजिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ओके, अब आइए हम इसको समझते हैं। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति भूमिका अधिक शक्तिशाली है। इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। ओके, राज्यों के पास विकास कार्य के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। संविधान में केंद्र और राज्यों की व्यय संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राजस्व के स्रोतों के विभाजन की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन करने की व्यवस्था है। अब यहाँ से क्लियर क्वेश्चन, यहाँ से अनुच्छेद 280 यानी वित्त आयोग के गठन करने की आवश्यकता। 2 बात हमारे समझ में आई, यानी राज्य के पास क्या है? सीमित अधिकार है, जबकि केंद्र के पास वर्चस्व है। ठीक है, अधिक शक्तिशाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुज्जू पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? ल्यूकेमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मेनिंजाइटिस। अब आइए इसको समझते हैं। मेनिंजाइटिस यानी वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है तथा बाद में बेहोशी होने लगती है। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं, यानी लक्षण हैं, बेहोश होना और तेज बुखार। ठीक है, तो ये फैलता किससे? वायरस के द्वारा। कौन सा? मेनिंजाइटिस। ओके फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है। दूसरा है हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तीसरा है एथलीट फुट रोग विषाणु द्वारा होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है।
हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक, अब आइए इसको समझते हैं। मनुष्य शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु द्वारा होता है। ठीक, एथलीट फुट रोग यानी पैरासिटिक फंगस के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, पैरासिटिक फंगस के द्वारा होता है। ये त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा फटने, कटने और मोटे होने से होता है। ये रोग कवकों द्वारा फैलता है। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हुई। पैरासिटिक फंगस से यानी कवक के जरिए एथलीट फुट रोग किसकी बीमारी है? कवक की। क्या लक्षण है? फटने, कटने और मोटे होने से त्वचा के। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य रौला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, सारे टॉप क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। अब आइए इसको समझते हैं। लोक नृत्य रौला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ठीक है, इस लोक नाट्य में शिक्षाप्रद यानी लोक कथनों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। दो बात क्लियर है, यानी शिक्षाप्रद लोक कथनों और शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। किसमें? लोक नृत्य रौला। ये कई बार पूछा गया आपके पीसीएस एग्जाम में एवं यूपी स्पेशल में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। ओके, ये चार ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना होगा। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? अब आइए समझते इसको। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं, लेकिन दोनों मत अतिवादी है। वास्तविक स्थिति यह है कि भारत का संविधान न तो पूर्णतया एकात्मक है और न ही संघात्मक। क्लियर यहाँ से क्वेश्चन? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार हैं? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ललितपुर। ठीक है, किसकी बात हो रही है? यूरेनियम के सीमित भंडार की। किस स्टेट की? आपके उत्तर प्रदेश की। ओके, अब आइए समझते इसको। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार है। ललितपुर के इकोना क्षेत्र में यानी प्लेटिनम, पैलेडियम के स्रोत मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम एवं प्लेटिनम। ओके फ्रेंड, चलिए क्लियर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही नहीं है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी अब्दुल रजाक तुर्की। ये ऑप्शन आपका सही नहीं। इब्ने बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली एवं नुनीस पुर्तगाल से संबंधित थे, यानी यहाँ का ये रहने वाला था। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।